नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि शून्य, प्रारंभ से शून्य और शून्यकर्णी का क्या अर्थ होता है। मतलब व्हाट डू यू मीनिंग बाय द टर्म्स वॉइड, वॉइड एब इनिशियो एंड वॉइडेबल। देखिए, संविधान में जहां तक हम बात करें तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि वॉइड और वॉइड एब इनिशियो में क्या अंतर है। अगर हम संविधान की बात करें तो हम ये समझ सकते हैं कि शून्य और प्रारंभ से शून्य में क्या अंतर होता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 13, जब आप 13(1) को पढ़ते हैं तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बताता है, संविधान पूर्व विधियों के बारे में। तो संविधान पूर्व विधियों के बारे में जब आप अनुच्छेद 13 क्लॉज 1 को पढ़ेंगे तो सरल भाषा में ये समझना है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो ठीक उससे पहले जो भी हमारे यहाँ विधियां थी वो हमारी पूर्व संविधान विधियां कहलाती हैं। तो वो हमारे अगर मूलाधिकारों से असंगत है, इनकंसिस्टेंसी लिए हुए हैं, तो टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी तक वो शून्य हो जाएंगी, उस असंगतता की मात्रा तक वो शून्य हो जाएंगी। मतलब क्या है कि संविधान पूर्व विधियां और मूलाधिकार में यदि कोई टकराव होता है तो पूर्व संविधान विधियां हमारी टकराव की मात्रा तक शून्य हो जाएंगी। मतलब क्या हुआ कि वो संविधान पूर्व वैध बनी हुई थी, तो वैध बनी हुई और फिर जब संविधान आ गया तो उस असंगतता की मात्रा तक, टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी तक वो शून्य हो रही है। तो मतलब क्या है कि पहले वो विधि वैध थी लेकिन संविधान के आ जाने के कारण असंगतता की मात्रा तक वो शून्य हो गई, तो ये शून्य हो गया। फिर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो हमारे मूलाधिकारों का उल्लंघन करे। मतलब राज्य जो है, राज्य जो पक्षकार के रूप में वो सक्षम नहीं है, इनकेपेबल है। तो अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाती है संविधान लागू होने के बाद, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो मूलाधिकारों के विरुद्ध हो, मतलब विरुद्ध का मतलब ये है इन कंट्रावेंशन विद फंडामेंटल राइट्स, किस रूप में हो, अगर वो मूलाधिकारों को छीनती हैं या उसको न्यून करती हैं तो वो शून्य हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो प्रारंभ से शून्य इसलिए है क्योंकि राज्य जो है हमारा सक्षम ही नहीं है संविधान को लागू होने के बाद कि वो कोई ऐसी विधि बना पाए जो हमारे मूलाधिकारों से जो है उल्लंघन करती हो। तो मतलब क्या है कि क्लॉज 2 में जब हम देख रहे हैं 13 क्लॉज 2 में, तो राज्य सक्षम नहीं है। तो इसलिए प्रारंभ से शून्य, जब आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि 13 क्लॉज 1 में कोई भी विधि प्रारंभ से शून्य नहीं थी बल्कि संविधान के आ जाने के बाद शून्य हुई है। लेकिन अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में जब आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो लिखा होता है कि ये ऐसी विधि क्लॉज 2 में अगर कोई बनाई जाएगी तो प्रारंभ से शून्य हो जाएगी। तो अनुच्छेद 13 के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि संविधान के अंतर्गत शून्य और प्रारंभ से शून्य में ये अंतर होता है। फिर इसी प्रकार से संविदा विधि में आप आ जाइए तो मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष में प्रीवी काउंसिल ने इस बात को कही थी कि माइनर्स एग्रीमेंट, हम लोग बहुत गलत बोलते हैं माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता अवैध की संविदा, अवैध का सदैवी करार होता है। और क्यों होता है, मोहरी बीवी के केस में प्रीवी काउंसिल ने ये बात कही कि माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, प्रारंभ से शून्य है। वो इसलिए कहा था क्योंकि माइनर जो है हमारा मेजर नहीं है, 18 ईयर्स का नहीं है, क्योंकि माइनर अवैध सक्षम नहीं है। जिस प्रकार से अनुच्छेद 13(2) में राज्य सक्षम नहीं है कि वो संविधान के लागू होने के बाद फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाकर विधि बना सके, ठीक इस प्रकार से माइनर हमारा सक्षम ही नहीं है। और यदि वो कोई करार करता है तो इसलिए मोहरी बीवी के केस में इसको अवयस्क के करार को प्रारंभ से शून्य इसलिए कहा गया, उसका एक रीजन था कि वो जो है अवयस्क जो है करार करने के लिए सक्षम नहीं है, संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि संविदा विधि में भी हमको जो है बताया गया है कि अवयस्क का करार प्रारंभ से शून्य होता है। तो इसका केवल एक ही कारण है, आपको ध्यान में रखना होगा कि अवयस्क सक्षम नहीं है करार करने में, इसलिए मोहरी बीवी के केस में प्रीवी काउंसिल ने कहा कि प्रारंभ से ही शून्य होगा यदि अवयस्क कोई करार करता है। तो फिर आप जब आप संविदा को देखेंगे तो उसमें कुछ करार जो है हमारे शून्य है, जैसे कि आप कोई ऐसा करार कर लें जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो विधि जिसको कि मना करती है, जैसे कि आप
कोई मर्डर करने का करार कर लेते हैं, या आप जो है कोई किसी लड़की को आप उपपत्नी के रूप में बनाना चाहते हैं, मिस्ट्रेस के रूप में, तो ऐसे जो करार होंगे वो हमारे विधि उसको मना करती है, या विधि के खिलाफ है, या लोकनीति सॉरी अनैतिक करार की वजह से। जैसे कि हम कहें कि हम उपपत्नी के रूप में किसी को रखना चाहते हैं, और यदि हम मेजर भी हैं तो हम ऐसा करार यदि करते हैं तो अनैतिक करार होने के कारण, इमोरल होने के कारण वो जो है शून्य हो जाएगा। तो वॉइडेबल क्या होता है? शून्यकर्णी करार ये होते हैं कि मान लीजिए आप मेजर हैं, लेकिन आप जो है किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर, असम्यक दबाव में आकर, या फ्रॉड के तहत, या मिस रिप्रेजेंटेशन, दुर्व्यपदेशन के तहत आप कोई जो है करार कर लेते हैं, और वो संविदा के रूप में भी बन जाती है, और फिर लेकिन आप बाद में कहते हैं कि नहीं, हमारे साथ कपट किया गया था, हमारे साथ दुर्व्यपदेशन किया गया था, और हम इस संविदा को हम नहीं मानना चाहते। तो आपके पास एक विकल्प होता है कि आप उस जो संविदा को आप आगे अगर बनाए रखना चाहते हैं तो आप उसको वैलिड करार कर दीजिए। यदि आप उस करार को जो शून्यकरणीय है के तहत आपको विकल्प मिला है, तो आप चाहेंगे तो उस करार को आप जो है शून्य भी घोषित कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो वॉइड जो चीजें होती हैं उसमें देयर इज नो ऑप्शन फॉर एनी पार्टी, किसी भी पक्षकार को कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है। शून्य है तो शून्य है। जबकि शून्यकरणीय में आपको ध्यान में रखना है कि पक्षकार के पास, जिसके साथ फ्रॉड हुआ है या जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, उसके पास ये विकल्प होता है कि वो या तो करार को आने वाले समय में वैध बना दे या उसको शून्य घोषित कर दे। तो आशा करता हूं कि आपको शून्य, प्रारंभ से शून्य और शून्यकर्णी में ये अंतर समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।